सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 20 नवंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस बिना किसी देरी के। पहले पेज पे खबर आपकी कई मुद्दों को लेकर है जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। और रही बात G20 मीटिंग जो चल रही है वो बिल्कुल भी अ, इतना कुछ ख़ास नहीं रही अब की बार वाली, क्योंकि चाहे वो कॉप 15 कॉप 29 हो या असल में मैटर क्या चल रहा है? मैटर ये चल रहा है कि इस समय आप देखिए, चाहे जितने भी देश हैं वो बहुत ही टर्बुलेंस से गुज़र रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुज़र रहे हैं। तो इन सब मीटिंग्स में इम्प्लीमेंटेशन तो होना मुश्किल ही है चीज़ों का। ठीक है, चाहे वो जर्मनी के ओलाफ शोल्ज़ हों, आपके अर्जेंटीना में हो, आपका स्पेन में हो, और लगभग बहुत देश, बांग्लादेश भी आपका देखिए अभी बांग्लादेश के नए कीपर प्रा प्राइम मिनिस्टर साहब अपॉइंट हुए हैं, तब से बांग्लादेश अभी भी इकोनॉमिकली सफ़र कर रहा है। तो ऐसा कोई उम्मीद हम कर नहीं सकते कि बांग्लादेश इतनी जल्दी कोई अच्छे रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट कर पाएगा। मगर फ़िलहाल आगे जानेंगे इसके बारे में क्या कमियां हैं इस बार इस साल जो हुई मीटिंग्स में। चाहे वो कॉप 29 हो या फिर वो कई समिट्स हुई हैं इस बार जो कि रिजॉल्व नहीं रही हैं। नो हेल्प कमिंग फ्रॉम रियो G20 कॉप 29 गेट्स डाउन टू रिजॉल्विंग डिफरेंस इटसेल्फ। और इसी इसी मुद्दे पे बहुत बढ़िया आर्टिकल है अमिताभ सिन्हा साहब का। विद द पॉजिटिव सिग्नल्स इट वाज डेस्परेटली सीकिंग फ्रॉम द G20 summit in Brazil, nowhere to be found in G20 leaders declaration that came out to Tuesday morning. The COP29 climate meeting got down to resolving the critical differences on finance negotiation on its own. The host country's chief negotiator Yassin Rafai said a new draft text on finance agreement, being called the new cumulative quantitative goal on climate finance, would be prepared on Wednesday. The COP29 meeting is trying to finalize a comprehensive agreement on climate finance to enable greater flow of money for climate action. The negotiations, however, have been deadlocked for a week due to seemingly irreconcilable differences in the positions of countries over issues like the quantum of finance, the proportion of money to be raised through public finances, and crucially, who all should contribute. COP29 delegates had been hoping that the leaders assembled in Rio de Janeiro for the G20 meeting would be offer some direction on resolving these issues. The G20 declaration offered little in terms of resolving the differences. It indicated the need for rapidly scaling up climate finance from billions to trillions, something the G20 had acknowledged in its previous meeting in New Delhi. Rafai also appreciated the positive signal and said the negotiators at COP29 now needed to translate the political will into practical work. Meanwhile, the European Union was reported to have discussed the figure of $200 billion as the new annual climate finance amount the developed countries would mobilize every year. असल में क्या हो रहा है कि हम डेवलप्ड नेशंस को अकाउंटेबल ठहराया जा रहा है। डेवलप्ड नेशंस की जिम्मेदारी रहेगी कि वो अब क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में डेवलप्ड नेशंस जो हैं आपके क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में पे करेंगे, कंपनसेट करेंगे, चाहे वो ग्रीन एनर्जी के रूप में हो, जो लॉस डेवलपिंग नेशंस को हो रहा है। मतलब कि अब वो जितना उत्पादन वगैरह में खर्च कर रहे थे उतना सस्टेनेबिलिटी पे खर्च कर देंगे। ये क्लाइमेट फाइनेंस की बात हो रही है। Developing countries have been demanding at least $1.3 trillion every year. This new amount is supposed to replace the $100 billion per year the developed countries had agreed to mobilize in the period. अच्छा देखिए, अब जैसे कि हम धीरे धीरे कह रहे हैं कि आप फॉसिल फ्यूल एनर्जी से दूर रहिए वगैरह वगैरह। दिक्कत है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं। उसमें भी अगर आप उनको ये ब्रेक लगा देंगे तो वो तो और पीछे चली जाएंगी ट्रांजिशन करने के लिए, ग्रीन ट्रांजिशन करने के लिए। इसी के लिए कंपनसेशन की बात हो रही है कि डेवलप्ड नेशंस क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में कंपनसेट करेंगे डेवलपिंग नेशंस को। आगे बताएं।
apathy in the air. Addressing pollution calls for sustained action and an answer to a question despite its stall. Why is bad air not an election issue? अब उसी को लेके वर्टिकल आर्टिकल में इस पर नहीं जाऊँगा, मगर बात तो सही है कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से, और और लगभग पॉलिसीज़ फेल ही रही हैं ग्राउंड लेवल पे। आज भी लोग परेशान ही हैं और हर साल यही होता है। गुरफान बेग साहब कहते हैं, आई रिमेंबर राइटिंग अबाउट ग्रीन ब्लू प्रिंट कॉप एंड द न्यू नॉवल। इन्होंने आर्टिकल लिखा था बहुत पहले, last year, around this time last year, when COP28 was underway in Dubai, pointing out that any strategy to combat air pollution must not only address immediate concerns, but also have a long-term sustainable approach based on science. Resource frameworks for such an approach must look at the airsheds, not political or regional boundaries. As COP29 enters its second week in Baku, and global health experts are urging countries to move away from fossil fuel dependence, several northern Indian cities are experiencing record-breaking severe plus air quality. Worsening air quality in winter is not a new phenomena. This year, as October and the first week of November passed without extreme pollution, many including the authorities rejoiced. अब देखिए शुरुआत में हमें कितना बढ़िया लग रहा था ना, मिड अक्टूबर नवंबर में आपका बिल्कुल पोल्यूशन नहीं दिख रहा था। By second week November hit hard, toxic particulate matter engulfed most of northern India. New Delhi is covered in thick smog. The most toxic PM 2.5 crossed more than 500 and visibility fell sharply. और हम चीज़ देख पा रहे हैं कि अचानक से अब देखिए अब दिल्ली की हालत इतनी बुरी हो चुकी है, PM 2.5 कंसनट्रेशन बढ़ता जा रहा है जगह जगह पे। This is just about the boundary layer that separates the low atmosphere from the inversion layer above. यहाँ बेसिकली बात कर रहे हैं एक थिक ब्लैंकेट को लेके, जो कि ऊपर कंसंट्रेट हो जाती है। This blanket descends as temperature falls at night and is largely responsible for elevated pollution levels. However, in the week leading up to 2018, pollution shot up from sunrise until afternoon when the boundary layer breaks and rises. That is because the ominous blanket of polluted air at 500 meters made a downward intrusion and worsened air quality. This suggests that there is major source of extreme pollution, external pollution, as local emissions will not rise so sharply. A combination of fossil fuels, domestic emissions, and this unknown source have played havoc with Delhi's air. Given the reality of climate change, there are many factors at play, and they demand multidisciplinary, multisectoral solutions. We are witnessing many unusual events, the warmest October on record, uncertainty around the onset of La Nina, and more. La Nina, associated with the good monsoon, was initially expected by June. We have witnessed a good monsoon and La Nina is yet not set in properly. ये कई जोग्राफिकल फिनोमिना से देखें अगर हम तो चीज़ें उस हिसाब से नहीं चल रही हैं. La Nina is important to air quality discussion because it's associated with the between better wind circulation. और देखिए हवा का चलती रहेगी ना, मूवमेंट होता रहेगा तो आपकी एयर ही रुकेगी नहीं, ये भी मूव करेगी, कंसनट्रेट नहीं होगी. और लानीना के लेट होने से क्या हो रहा है कि ये फिनोमिना ये जोग्राफिकली जो होना चाहिए वो नहीं क्लाइमेटोलॉजिकली पॉसिबल है कि आपका पॉल्यूशन तो बढ़ता रहेगा और वो आगे पीछे जाने की जगह एक 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 डोम सा क्रिएट कर देगा. द एयर क्वालिटी इशू दिस टाइम हैज़ थ्रोन अप मोर क्वेश्चंस दैट दैन आंसर्स. और देखिए लगभग 400 पार हो चुकी है आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से. Another serious issue emerged when senior research scientists from NASA claimed that farmers in northwest India have changed the time for stubble burning by 3 to 4 hours to avoid detection by the MODIS instrument on board the Terra and Aqua satellites that pass over this area. और नासा ने ये भी कहा कि साइंटिस्ट लोगों ने ये ट्रैक ना हो पाए कि कहाँ कहाँ पर आली चल रही है, कहाँ चलाई जा रही है, और टाइमिंग चेंज कर दिया है. सैटेलाइट जब वहाँ से ऊपर से गुजरती है तो पता नहीं लग पाता कि कब ये काम हुआ. The satellites are not geostationary, they only pass areas twice in 24 hours. This conclusion was based on images from the Korean geostationary satellite GeoComSat, which it was claimed showed localized puffs cloud of smoke in the late afternoon. A significant amount of work using ISRO satellites is going on in India for various applications. Unfortunately, not much attention is paid to air quality in this regard.
This is one reason our official fire count data is dependent on NASA satellites. We have the capability of becoming the independent in this area and may even launch a new high resolution satellite. But this requires a push. The Delhi air quality crisis is a reminder to frame strategies by scientifically integrating air quality and climate factors and prioritizing health centric measures. वंडरफुल आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्टिकल्स क्या चला है। गूगल को बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ी वर्तमान में, यूएस से लेकर रशिया से लेकर इंडिया तक। आगे देखते हैं, मेटा डिसएग्रीज विद सीसीआई फाइन ओवर व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी। अब मेटा पे जाने से पहले गूगल पे इसलिए आपसे कहा, गूगल पे क्या चल रहा है कि एंटी ट्रस्ट केसेस चल रहे हैं इस समय। एंटी ट्रस्ट केसेस जो होते हैं आपके, वो उन कंपनीज में चलाए जाते हैं जो कि मोनोपलाइज कर रही होती हैं मार्केट को मोनोपलाइज कर रही होती हैं और मार्केट को छोटे प्लेयर्स के लायक बिल्कुल नहीं छोड़ती हैं, उन्हें ख़त्म करने के प्रयास कर देती हैं। गूगल पे ये चल रहा है कि आपका इतना तगड़ा इंटरफेस है, आपकी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके हिसाब से रन करती हैं, गूगल न्यूज़ है, गूगल क्रोम है, और इससे बहुत सारे कारोबारियों को और विशेषकर लोगों को उनकी फ्रीडम को लेकर नुकसान है। रशिया ने बहुत मोटा जुर्माना ठोका है गूगल पे कि गूगल है वो मैनिपुलेट कर रहा है, गूगल का सर्च इंजन है उसने मैनिपुलेट कर रहा है, रशियन प्रोपागेंडा न्यूज़ को अपने हिसाब से रन कर रहा है। यूएस में भी कई कंपनीज इस फिराक में बैठी हैं कि गूगल क्रोम को बेचा जाए, गूगल क्रोम को, क्योंकि मैं उस पर आगे आऊँगा वीडियो में अगली डिटेल में बात करने के लिए। ओवरऑल मार्केट में मोनोपोली बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। यूरोप में देखिए, यूरोप में भी क्या हुआ था, यूरोप में ये यूरोपियन यूनियन ने आरोप लगाया था कि जो मेटा पे लगाया था कि मेटा में जो मार्केट प्लेस है, ठीक है, फेसबुक का, वो लिंक है फेसबुक आईडीज़ से, तो उससे उनके पास अनड्यू एडवांटेज हो जाता है मेटा के पास। यूरोप में लगाया था आरोप कि वो अपने ही कस्टमर बेस क्रिएट कर लेते हैं और अपने आप जैसा चाहे वैसा मार्केट क्रिएट करके सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को, जो कि लोकल बिजनेसेस को नुकसान पहुंचा रहा है, लोकल डिजिटल वेंडर्स को नुकसान पहुंचा रहा है। इस मोनोपोली के खिलाफ ही वर्तमान में मेटा, गूगल वगैरह कटघरे में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। Meta, which was fined rupees 213 crores by India's competition watchdog over WhatsApp's controversial 2021 privacy policy update, said it disagrees with the Competition Commission of India. तो 2000 आपका 213 करोड़ रुपए जुर्माना हमने लगाया था 2021 में मेटा पे प्राइवेसी पॉलिसी को लेके व्हाट्सएप की। On Monday night, the CCI said it was fining the social media giant for abusing its dominant position in relation to the messaging platform's privacy policy update from 3 years ago over how the privacy policy was implemented and users data was collected and shared with other meta companies. यही तो अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है इन बड़े कॉरपोरेशंस को कि ये कस्टमर बेस भी खुद का है, डेटा भी पूरा एक दूसरे में शेयर कर रहे हैं। दे हैव अ लॉट मोर डेटा देन एनी अदर कंपनी कुड एवर हैव। द अपडेट वॉज अबाउट इंट्रोड्यूसिंग ऑप्शनल बिजनेस फीचर्स। देखिए मैंने कहा ना, अपने कस्टमर बेस को बिजनेस फीचर ऐड करके अपने कस्टमर बना लिया। Optional business features on WhatsApp and provided further transparency about how we collect and use data. And since that time, WhatsApp has been incredibly valuable to people and businesses, enabling organizations and government institutions to deliver citizen services through COVID and beyond. Beyond the monetary fine by CCI, the Commission also issued cease and desist directions and directed Meta and WhatsApp to implement certain behavioral remedies within defined timeline. और बाद में कमीशन ने बहुत फटकार भी लगाई थी। CCI said it has concluded that policy update on take it or leave it basis constitutes an imposition of unfair conditions. The CCI also said that WhatsApp privacy policy should include a detailed explanation of the user data share with other meta companies. देखिए अब यहीं पे आपके सामने जो इन आर्टिकल्स से इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आता है वो है एंटी ट्रस्ट। तो आज आप इसके बारे में अध्ययन करिएगा, क्या होता है ये एंटी ट्रस्ट।
what are ATACMS, the US missile Ukraine fire into Russia? ये है आपकी बेसिकली आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम. Army Tactical Missile System. There are several variants of ATACMS, a long-range missile system that often carries varying amounts of cluster bomblets. Ukrainian forces use US-supplied long-range ATACMS missiles for the first time in 2023. President Volodymyr Zelensky saying that weapons had proven themselves. यूक्रेन भी अपना यूएस जब से अलाउ कर दिया है वेपन्स को और बढ़िया करके इस्तेमाल करने को लेकर रशिया के खिलाफ, वो भी दबा के पटाखे बजा रहा है. Why did the US authorize the use? The decision to allow Ukraine to use the weapons to strike deep with Russia comes 2 months before President-elect Donald Trump takes office on January 20. और यूएस ने डोनाल्ड ट्रम्प के पहले ही कह दिया था, मतलब बाइडेन के टाइम पे आदेश दिया था कि आप ठीक है, आप रशिया के खिलाफ हमारे वेपन यूज़ कर सकते हैं. देखिए, दो प्रकार के होते हैं वेपन. तो हम ऑब्वियसली किसी खिलाफ यूज़ करते हैं, पर नहीं, यूएस की पॉलिसी होती है कि पहली बात, आप जो हमने वेपन आपको दिए हैं, आप उसे अपने डिफेंस में इस्तेमाल कर सकते हो. आप मतलब आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है तो डिफेंड कर सकते हो अपने आप को. और दूसरा यूज़ होता है जो यूएस आपको अलाउ करता है कि आप उसे अटैक कर लो. ठीक है, दो प्रकार का यूज़ होता है आपका वेपन्स को लेके, जो यूएस अपने जो भी वेपन आपको देगा वो परमिशन देगा कि या तो आप अटैक कर लो या फिर डिफेंड कर लो. अब यूएस ने कह रखा है कि अब आप ना डिफेंड मत करो, आप अटैक कर लो, अभी काम करो रशिया के ऊपर, हम देख लेंगे बाकी कहानी. तो ये ATACMS आपका बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है. अगला आर्टिकल पे अच्छा चाइनीज एमिशन पैराडॉक्स को लेके है. डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, चाइना कंसीडर्ड डेवलपिंग कंट्री बाय यूएन and is not mandated by the International Climate Change Architecture to cut its greenhouse gases emissions in the short term. However, China has been the world's biggest emitter for more than 15 years and now accounts for well over 30% of annual global emissions. If China does not introduce its emissions, the world is unlikely to meet its emission reduction targets. चाइना को भी अपने एमिशंस को कम करना चाहिए, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही बड़े स्तर पे होती है, जिससे कंट्रीब्यूट तो हो ही रहा है ग्लोबल वार्मिंग में भी. चाइना कंट्रोल्स मोर दैन 80% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल्स, dominating every step of the process, and about 60% of global wind turbine production. Supplies of other clean energy technologies such as batteries, hydrogen electrolyzers, and critical minerals, all of which are crucial to effect the global energy transition, are also concentrated in China. Deep emissions cuts in the short term could thus constrain the global supplies of renewable energy equipment. Beijing's unique advantage. No country has benefited from the international climate framework as much as China has. China happened to be at the right place at the right time, but it also made full use of opportunities that came its way. Even at the time the UN Framework Convention on Climate Change was from the 1990s, Chinese emissions were not insignificant. It accounted for more than 10% of global emissions at the time, much more than India's share currently. और चाइना ही कब से, कई सालों से ये काम कर रहा है, बस क्योंकि वो डेवलपिंग नेशन के टैग के अंडर आ रहा है तो उसको ऑब्लिगेशन भी नहीं हो पाते हैं. बट बिकॉज चाइना डिड नॉट हैव हिस्टोरिकल एमिशंस, इट वाज नॉट मैंडेटेड टू कंट्रोल और रिड्यूस एमिशंस. चाइनीज एमिशंस हैव ग्रोन ऑलमोस्ट 4 times since then. ये 4 गुना बढ़ चुका है. Even as its economic indicators have become comparable to or better than many developed countries, its share in the historical emissions has also grown to about 11.5%. 11.5%. China's meteoric rise to become the second largest economy and one of the two superpowers in the world can at least partially be attributed to the fact that it has not had worry about imposing tough emission standards which its competitors like US, Japan और Germany had to. कम से कम देखिए यूएस, चाइना वगैरह हैं, यूएस, जर्मनी, यूरोपियन नेशंस हैं, भले ये जो कोप की मीटिंग वगैरह जो होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ वगैरह को इतना ना माने, मगर फिर भी मीटिंग की कुछ बातें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती ही हैं ना भी. चाइना वहाँ बचा रहता है, चाइना कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करता है और लगभग अपनी मर्जी पे चल रहा है वर्तमान में. इसी के साथ आज के लिए रखते हैं. अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ. फ़िलहाल आप और करंट अफेयर्स के लिए हमारी वेबसाइट को विज़िट करिएगा. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. धन्यवाद.